एक और ऐसा ही तारा देखने में आया है जिसका नाम एप्सिलॉन और व्यास 4 अरब करोड़ किलोमीटर है। अब तक विशालता की पैमाइश करते करते हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं वहां खड़े होकर देखें और कल्पना करें कि पृथ्वी इतनी छोटी हो गई है कि उसका व्यास 1/100 मिलीमीटर अर्थात बाल की चौड़ाई के बराबर है, तो आकाश में चमकने वाला सूर्य चने के दाने के बराबर होगा। एंटारेस तारा एक साधारण सी कटोरी जितना बड़ा है। बैगनर तारा समूह का एप्सिलॉन 6 मंजिले मकान जितना लगेगा। सौर मंडल की स्थिति अधिक से अधिक एक फुटबॉल के मैदान जैसी दिखाई देगी। अभी तक जितना संसार ऊपर देख चुके वह भी कोई संपूर्ण नहीं है। बैगनर तारा समूह की तरह के 88 और तारा समूह वैज्ञानिकों की दृष्टि में अब तक आ चुके हैं। अनुमान है कि यह सब 60 अरब करोड़ करोड़ किलोमीटर व्यास वाली आकाशगंगा से प्रकाश लेते हैं। इस क्षेत्र को आकाशगंगा, विश्व, गैलेक्सी कहते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि यह जानकारी अंतिम नहीं है। इतने विस्तार को जान जाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन भगवान ने जो विराट सृष्टि दृश्य जगत में बनाई है, अदृश्य जगत में सूक्ष्म रूप में भी वो ज्यों की त्यों विद्यमान है। उसको खोजने, उसे पाने, उसमें भ्रमण का आनंद लेने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। संख्या अनुमान मात्र है, अंतिम सत्य नहीं। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र जितने बड़े हैं, अमीबा उतना ही छोटा 0.8 मिलीमीटर का जीव है। जीवाणु विज्ञान के अनुसार सूक्ष्म जीवाणु 1/25,000 इंच का बाल की नोक से भी छोटा होता है। बैक्टीरिया जीवाणु में भी अपनी तरह की चेतना, गुण, कर्म, स्वभाव विद्यमान है और अपनी सृष्टि में वो संतुष्ट होने के साथ ही उसकी गति ऐसी है जो 1 सेकंड में पृथ्वी के ओर छोर की यात्रा मजे में संपन्न कर सकता है। जो जितना छोटा उतना ही गतिमान। यह छोटापन अभी अंतिम नहीं है। संसार के सब पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। एक परमाणु का व्यास 0.0000007 मिलीमीटर होता है और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब सूर्य, चंद्रमा की तरह शक्ति संपन्न है। परमाणु विज्ञान में उसे कोई आश्चर्य नहीं माना जाता, जबकि परमाणु की शक्ति को नागासाकी और हिरोशिमा में अच्छी तरह से देखा जा चुका है। ब्रह्मांड की तुलना की तरह चेतन परमाणु इतना छोटा है कि यदि उसके नाभिक का व्यास 1/10 मिलीमीटर माने तो पूरा परमाणु एक भव्य इमारत जैसा लगेगा। और बैक्टीरिया, जिसका व्यास ऊपर दिया है, इतना बड़ा लगेगा जितनी लंदन से बर्लिन की दूरी। अमीबा, जो सबसे छोटा एक कोशीय जीव है, इतना बड़ा होगा कि उसे पृथ्वी की गोलाई में 2 बार आसानी से लपेटा जा सकेगा। उस तुलना में मनुष्य इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी में खड़ा होकर बड़े आराम से सूर्य को पकड़ ले। तब पृथ्वी इतनी बड़ी होगी कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी प्रकाश की गति से चलकर पूरी की जाए तो पूरे 2 वर्ष लग जाएं। एक और ब्रह्मांड की यह विशालता, एक और जीवन की यह लघुता, दोनों पर विचार करते हैं तो ऋषियों की अणोरणीयान महतो महीयान, वह अणु से भी छोटा और ब्रह्मांड के समान विशाल है कि उक्ति को ही शिरोधार्य करना पड़ता है। और तब विराट के दर्शन के लिए उपाय एक ही रह जाता है कि हम अपनी लघुता को अंतःकरण की गहराई तक अनुभव करें। परमाणु संसार की खोज करते समय जो शक्ति कण पाए गए हैं वो ब्रह्मांड के एक नक्शे की तरह है। केंद्रक, न्यूक्लियस उसका मुख्य भाग है। उसके आसपास शून्य, आकाश है। उस पोले स्थान में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में अलग अलग तरह की होती है। चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार सौर मंडल के ग्रह, उपग्रह। केंद्रक या नाभिक, न्यूक्लियस सूर्य की तरह है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को नियमित किए रहता है। इलेक्ट्रॉन स्वयं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा केंद्रक की ओर खींचे रहते हैं। ये व्यवस्था भी ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की तरह है। ये दृश्य और सौर मंडल भी ब्रह्मांड का एक परमाणु ही है जिसका केंद्रक सूर्य और इलेक्ट्रॉन अनेक ग्रह, उपग्रह हैं। लगता है सूर्य असीम शक्ति का भंडार है, पर वस्तुतः वो भी विराट ब्रह्मांड के महासंचालक ब्रह्म सूर्य का एक नगण्य सा घटक ही है। सूर्य अपनी शक्ति उसी प्रकार अपने सूत्र संचालक महासूर्य से प्राप्त करता है जैसे कि अपनी पृथ्वी और सौर मंडल के अधिष्ठाता अपने सूर्य से। जीव और ईश्वर की दूरी ही उसकी शक्ति को दुर्बल बनाती है। यदि ये दूरी घटती जाए तो निश्चित रूप से सामर्थ्य बढ़ेगी और स्थिति वो नहीं रहेगी जो आज कृमि कीटकों जैसी दिखाई पड़ रही है। ब्रह्मांड की दूरी का अनुमान नहीं किया जा सकता, पर परमाणु के नाभिक के अंदर के प्रोटॉनों की दूरी तो कुल 1,20,000 अरब इंच होती है। यदि ये दूरी आधा इंच होती तो उन दोनों के बीच की दूरी 1/4 इंच होने पर शक्ति 16 गुनी होती, 1/2 इंच होने पर 64 गुनी,
तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की जो शक्ति विस्तार में है, परमाणु की वही शक्ति प्रोटॉनों की समीपता में है। पति पत्नी जितने प्रेम और आत्मीयता से रहते हैं, उनकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इसका अनुमान इस व्याख्या से लगता है, अर्थात दो प्रोटॉनों के बीच में 1/20,000 अरब इंच की दूरी के बीच इतनी शक्ति होगी जो इस्पात की 10 इंच मोटी चादर को भी काट कर रख देगी। जीव और ईश्वर की समीपता का भी ऐसा ही सत्परिणाम हो सकता है। इस समीपता के आधार पर सामान्य को असामान्य देखा जा सकता है। ध्यान, मन की एकाग्रता द्वारा अपनी प्राणमय चेतना, नाभिकीय चेतना को सूर्य या किसी अन्य चेतना के साथ जोड़ देने से दो तत्वों का मिलन ऐसे ही हो जाता है जैसे दो दीपकों की लौ मिलकर एक हो जाती है। व्यक्ति अपनी अहंता भूलकर जब किसी अन्य अहंता से जोड़ लेता है तो उसकी अनुभूतियां और शक्तियां भी वैसी ही इष्ट देव जैसी ही हो जाती हैं। ध्यान की परिपक्वता को एक प्रकार का संलग्न ही कहना चाहिए। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वो शक्ति विस्फोट की शक्ति से भी अधिक प्रखर होती है। आत्मचेतना का ब्राह्मी चेतना से मिलकर ब्रह्म साक्षात्कार इसी सिद्धांत पर होता है। सूर्य का तापक्रम 600 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर का अनुमानित ताप 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। 12,000 अरब टन कोयला जलाने से जितनी गर्मी पैदा हो सकती है, उतनी सूर्य 1 सेकंड में निकाल देता है। अनुमान है कि सूर्य का प्रत्येक वर्ग इंच क्षेत्र 60 अश्वों की शक्ति, हॉर्स पावर के बराबर शक्ति उत्सर्जित करता है। उसके संपूर्ण 33 खरब 63 लाख अरब वर्ग मील क्षेत्र में शक्ति का अनुमान करना हो तो इस गुणनखंड को हल करना चाहिए। 336 खरब 63 लाख अरब गुणा 1760 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 12 का वर्ग इतने हॉर्स पावर की शक्ति ना होती तो यह जो इतनी विशाल पृथ्वी और विराट सौर जगत आंखों के सम्मुख प्रस्तुत है, वह अंधकार के गर्त में बिना किसी अस्तित्व के डूबा पड़ा होता। इस प्रचंड क्षमता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि 63 लाख मील लंबी और 880 गज मोटी बर्फ की सिल्ली के ऊपर उसको केंद्रित कर दिया जाए तो सारी बर्फ 1 सेकंड में गलकर बह निकलेगी। सूर्य के 1 इंच में जितनी ऊर्जा व प्रकाश की कल्पना की गई है, वह 5 लाख मोमबत्तियों के एक साथ जलाने की शक्ति के बराबर होता है। यह सारी शक्ति एक साथ पृथ्वी पर फेंक दी जाती तो यहाँ की मिट्टी जलने लगती। जलने ही नहीं लगती, यह भी एक प्रकार का सूर्य पिंड हो जाती। जबकि सामान्य स्थिति में पृथ्वी को सूर्य शक्ति का लगभग 220 करोड़वां हिस्सा ही मिलता है। 5 अरब से ऊपर की आबादी मनुष्यों की, 100 अरब आबादी पक्षियों की, 1000 अरब आबादी अन्य जीव जंतुओं की और पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल वनस्पति जगत तथा ऋतु संचालन का सारा कार्य उस 220 करोड़ में हिस्से जितनी शक्ति से संपन्न हो रहा है। पूरी शक्ति जो सौर मंडल के करोड़ों ग्रह उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों का नियमन करती है, प्रकाश और गर्मी देती है, अपने 16 करोड़ 68 लाख महाशंख भार को 200 मील प्रति सेकंड की भयानक गति से 25 करोड़ वर्ष में पूरी होने वाली विराट आकाश की परिक्रमा भी वह अपनी इसी शक्ति से पूरी करता है। उस संपूर्ण शक्ति और सक्रियता को कूटा जाना संभव नहीं है, उसे भावनाओं में केवल मात्र उतारा जाना संभव है। सूर्य और पृथ्वी की तुलना नहीं हो सकती, किंतु अपने स्थान पर पृथ्वी और उस पर रहने वाले प्राणियों की सामर्थ्य को देखकर भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि विश्व की प्रत्येक इकाई अपने आप में एक परिपूर्ण सूर्य है। पृथ्वी के लोग भी इस तरह का विकास किया करते हैं। प्रति वर्ष मनुष्य जाति 60 खरब 10 अरब अरब फुट पौंड ऊर्जा आकाश में भेजती रहती है, जबकि हमारे जीवन को अपने समस्त ब्रह्मांड को गतिशील रखने के लिए सूर्य प्रति सेकंड 400 सेक्टिलियन अर्थात 10 अरब 21 करोड़ किलोवाट शक्ति अपने सारे मंडल को बखेरता और गतिशील रखता है। परमाणु की इस महाशक्ति की सूर्य की महाशक्ति से उसी प्रकार तुलना की जा सकती है जिस प्रकार परमाणु की रचना से सौर मंडल की रचना की तुलना की जाती है। वस्तुतः परमाणु, सूर्य और समस्त ब्रह्मांड एक त्रिक के समान है। जो परमाणु में है वही सौर मंडल में है। जिस प्रकार परमाणु अपने नाभिक के बिना नहीं रह सकता, प्रकृति और ब्रह्म की एकता का रहस्य भी यही है। हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन अपने केंद्र के चारों ओर 1 सेकंड में 6000 खरब चक्कर काटता है। सौर मंडल के सदृश परमाणु के भीतर विद्युत कण भयंकर गति से घूमते हैं, फिर भी उसके पेट में बड़ा सा आकाश भरा रहता है। परमाणुओं के गर्भ में चल रही भ्रमणशीलता के कारण ही इस संसार में विभिन्न हलचलें हो रही हैं। यदि वे सब रुक जाएं तो आधा इंच धातु का वजन 30 लाख टन हो जाएगा और सर्वत्र अकल्पनीय जड़ता भरा भार दिखाई पड़ेगा। हाइड्रोजन संसार का सबसे हल्का तत्व है और वो सारे विश्व में व्याप्त है। उसके एक अणु का विस्फोट कर दिया जाए तो उसकी शक्ति संसार के किसी भी तत्व की तुलना में अधिक होगी। जो जितना हल्का वो उतना ही आग्नेय, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और विश्वव्यापी।
ये कुछ अटपटा सा लगता है, पर है ऐसा ही। किसी गुब्बारे में 300 पाउंड हवा भरी जा सकती है, तो उतने स्थान के लिए हाइड्रोजन 100 पाउंड ही पर्याप्त होगा। उसी प्रकार जितने स्थान में 1 औंस पानी या 2/3 औंस हाइड्रोजन रहेगा, उतने स्थान को मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के प्रकाश अणुओं का 1224वां भाग ही घेर लेगा। यदि प्रयत्न किया जाए तो इन अणुओं की सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचकर विराट विश्वव्यापी आत्म चेतना के रूप में अपने आप को विकसित और परिपूर्ण बनाया जा सकता है। सर्गे सर्गे पृथग रूपम सर्गांतराणि अपि तेष्वप्यंतस्थ सर्गौघा कदली दलपीठवत। योग वासिष्ठ 4, 8, 16, 17। आकाशे परमाणवंतर द्रव्यादे रणुके पिच जीवाणुर्यत्र तत्र इदम जगत वेत्ति निजम वपुः। योग वासिष्ठ 3, 44, 34, 35। अर्थात जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती चली आती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि के भीतर नाना प्रकार की सृष्टि क्रम विद्यमान है। इस प्रकार एक के अंदर अनेक सृष्टियों का क्रम चलता है। संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक परमाणु में जिस प्रकार स्वप्न लोक विद्यमान है, उसी प्रकार जगत में अनंत द्रव्य के अनंत परमाणुओं के भीतर अनेक प्रकार के जीव और उनके जगत विद्यमान हैं। मन की चेतना में ही विश्व चेतना, परिमाणु में उसका नाभिक ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त सौर मंडल का अधिष्ठाता सूर्य को भी ज्वलनशील चेतन किसी ऐसी निहारिका से मिलता है जिसके परिवार में अपने सूर्य जैसे एक नहीं अनेक सूर्य और उनके सौर मंडल सम्मिलित हैं। यदि वो निहारिका नष्ट हो जाए तो ये सारे सौर मंडल पलक मारते नष्ट हो जावे। विराट ब्रह्मांड में निर्माण और विनाश का ये क्रम एक विलक्षण गणितीय और मस्तिष्कीय प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहा है। विज्ञान उस पर आश्चर्यचकित है। विराट ब्रह्मांड के इस नाभिक में यदि समष्टिगत चेतना ठीक इसी प्रकार की हो जिस प्रकार एक कोश सेल के नाभिक न्यूक्लियस में जीव चेतना, तो उसे आश्चर्य और अतिशोक्ति न माना जाए, क्योंकि दोनों के रूप एक ही जैसे हैं और ईश्वर अंश जीव अविनाशी की कल्पना को चरितार्थ करते हैं। प्रकाश की ये शोध हमें एक दिन निराकार ब्रह्म तक पहुंचा दे तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि विराट का ये अध्ययन इन कल्पनाओं की ही सत्यता सिद्ध करता है। इसका प्रतिदान करने में तत्ववेता ऋषियों ने बहुत पहले ही सफलता प्राप्त कर ली थी। यों परमात्मा को निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अव्यय, अविनाशी और सृष्टि का मूल उपादान कहा गया है। तथापि जब भी उसके तात्विक शरीर की कल्पना की जाती है तो दिव्य और विराट भुवन में प्रकाश भरने वाले स्रोत की ही कल्पना होती है। ब्रह्म और आत्मा के जिस स्वरूप की कल्पना भारतीय तत्वदर्शियों ने की, उसकी स्थावर कलाओं की शतशः सत्य सिद्धि तो ज्योतिर्विज्ञान ने कर दी। अब उसकी जंगम कलाओं की पुष्टि भी होने लगी है। यही जानकारियां एक दिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की पुष्टि और समर्थन करने लगे तो उसे आश्चर्यजनक नहीं माना जाना चाहिए। विराट और लघु, परमात्मा और आत्मा, ईश्वर और जीव में लघुता और महानता की दृष्टि से अकल्पनीय अंतर है। इतने पर भी अंशी के नाते वे सभी विशेषताएं जीव में विद्यमान हैं जो उसके उद्गम स्रोत ईश्वर में होती हैं। प्रश्न केवल विकसित और अविकसित स्थिति का है। अविकसित जीव तुच्छ है, इस पर भी उसमें वे सभी संभावनाएं मौजूद हैं जिनसे उसका विकास सहज ही विराट रूप धारण कर सकता है। आग की छोटी सी चिंगारी मूलतः ब्रह्मांड व्यापी अग्नि तत्व का एक घटक है, जिसे अवसर मिले तो प्रचंड दावानल बनकर सुदूर क्षेत्रों को अपनी लपेट में ले सकती है। वो चाहे तो अपना चिंगारी स्वरूप समाप्त करके विश्वव्यापी अग्नि तत्व में विलीन हो सकती है। जीव जब चाहे अपनी छोटी स्थिति में रहे, संकल्प करे तो महान बन जाए और उसकी उत्कंठा हो तो अपने उद्गम में विलीन होकर पूर्ण ब्रह्म भी बन सकता है। तुच्छता से महानता में विकसित होने में प्रधान बाधा उसकी संकल्प शक्ति की ही तो है। उसी की अभिवृद्धि के लिए साधना का मार्ग अपनाया जाता है। विराट और लघु की, परमात्मा और आत्मा की प्रत्यक्ष तुलना सूर्य और परमाणु से कर सकते हैं। सूर्य का विस्तार और शक्ति भंडार असीम है, पर नगण्य सा दिखने वाला परमाणु भी तुच्छ नहीं है। अपनी छोटी स्थिति में उसकी शक्ति भी उतनी ही है जितनी की विस्तृत स्थिति में विशालकाय सूर्य की। ब्रह्म और जीव का अनुपात भी इसी प्रकार है। सूर्य की तुलना में परमाणु तुच्छ है, किंतु परमाणु के भीतर भी इतना ही बड़ा संसार विद्यमान है जितना सूर्य के घेरे में। उसका सौर परिवार विशाल वट वृक्ष के
जिस बीज से अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित और बढ़ा हुआ है वो आधे सेंटीमीटर व्यास से भी छोटा घटक रहेगा। इस बीज की चेतना ने जब विस्तार करना आरंभ किया तब तना, तने से डाल, डालों से पत्ते, फूल, फल, जड़ें आदि बढ़ते चले गए। मनुष्य शरीर की आकृति और विकास प्रक्रिया भी ठीक ऐसी ही है। वीर्य के एक छोटे से छोटे कोश, स्पर्म को स्त्री के प्रजनन कोश ने धारण किया था। पीछे वही कोश जिसमें मनुष्य, स्त्री या पुरुष के शरीर की सारी संभावनाएं, आकृति, प्रकृति, रंग, रूप, ऊंचाई, नाक, नक्शा आदि सब कुछ विद्यमान था। उसने जब बढ़ना प्रारंभ किया तो वो अंतरिक्ष की अनंत शक्तियों को खींच खींच कर शरीर रूप में विकसित होता चला गया। 1 सेंटीमीटर स्थान में कई अरब कोश आ सकते थे, जो उसी सूक्ष्मतम कोश से 5 फुट 6 इंच का मोटा शरीर दिखाई देने लगता है। गर्भ के भीतर रहने तक तो ये लघुता याद रहती है, किंतु बाहर की हवा लगते ही जीवन का मूलभूत आधार भूल जाता है और मनुष्य अपने आप को स्थूल पदार्थों का पिंड मात्र मानकर मनुष्य जीवन जैसी बहुमूल्य ईश्वरीय विरासत को गंवा बैठता है। हम यदि छोटे से छोटे अणु में भी जीवन की अनुभूति कर सके होते तो जन चेतना के प्रति हमारा दृष्टिकोण आज की अपेक्षा कुछ भिन्न ही होता। धरती पर जीवनोपयोगी परिस्थितियों का आधार जिन रासायनिक हलचलों और आणविक गतिविधियों पर निर्भर है, वे अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों पर अवलंबित हैं। शक्ति के स्रोत उन्हीं में हैं। विविध विधि हलचलों की अधिष्ठात्री इन्हीं को कहना चाहिए। हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व, सब कुछ प्रकारांतर से इन रेडियो तरंगों पर निर्भर है, जिन्हें हम आत्मा की तरह भले ही नहीं जानते, पर निश्चित रूप से अवलंबित उन्हीं पर है। जीवन लगता भर अपना है, पर उसमें समाविष्ट प्राण इसी अदृश्य सत्ता पर निर्भर हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में रेडियो तरंगपुंज कहते हैं। ये रेडियो तरंगपुंज अदृश्य सत्ता के घटक मात्र हैं। इस प्रकार के अनेकानेक शक्तिपुंजों को ब्रह्मांडीय चेतना कहा जाता है। ब्रह्मांडीय चेतना की इन दिनों वैज्ञानिक क्षेत्रों में बहुत चर्चा है। उसे परा प्रकृति की स्वीकृति माना जाना चाहिए। परा और अपरा प्रकृति प्रकृति के दो स्तर हैं, एक परा, दूसरा अपरा। अपरा वो है जिसे पंच भौतिक कह सकते हैं, इंद्रिय चेतना से जो अनुभव की जा सकती है अथवा यंत्र उपकरणों की सहायता से जो प्रत्यक्ष हो सकती है। भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र यहीं तक सीमित है। कुछ समय पूर्व तक वैज्ञानिक इतने को ही सब कुछ मानते थे। चेतना की व्याख्या आणविक एवं कंपन परक हलचलों की ही प्रतिक्रिया है। विज्ञान द्वारा अब परा प्रकृति के अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाने लगा है। इस नए कार्यक्षेत्र को सूक्ष्म जगत कहा जाने लगा है। इसकी हलचलें आणविक गतिविधियां नहीं कही जा सकती और न ताप प्रकाश शब्द के कंपनों से उसकी कोई तुलना है। उसे समष्टि मस्तिष्क माना गया है। बल्ब में जलने वाली बिजली अंतरिक्ष में व्यापक विद्युत शक्ति की एक चिंगारी समझी जाती थी और दोनों का परस्पर सघन संबंध स्वीकार किया जाता था। अब व्यष्टि मस्तिष्क को एक चिंगारी और समष्टि मस्तिष्क को व्यापक अग्नि के समकक्ष माना गया है। व्यक्तिगत मस्तिष्क की अपनी सत्ता और क्षमता है, किंतु वो सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, वरन वो समष्टि मस्तिष्क का एक अंग है, जिसे इन दिनों वैज्ञानिक क्षेत्र में ब्रह्मांडीय चेतना नाम दिया गया है। व्यक्ति समाज का एक अविच्छिन्न अंग है। एकाकी रहने लगे तो भी वो समष्टि से पृथक होने का दावा नहीं कर सकता। उसे अब तक जो ज्ञान, अनुभव, संस्कार, कौशल आदि मिला है, शरीर पोषण हुआ है, वो सब समाज का ही अनुदान है। एकाकी निर्वाह में भी आखिर कुछ उपकरण तो साथ रखे ही गए हैं। माला, कमंडल, कोपीन, कुल्हाड़ी जैसे साधनों के बिना तो गुफा में रहने वाले भी काम नहीं चला पाते। अग्नि का आविष्कार उस एकाकी व्यक्ति ने स्वयं नहीं किया है। इस प्रकार एकांतवासी कहलाने वाले का भूतकालीन और वर्तमान क्रियाकलाप समाज संबद्ध रहा। आगे भी अंतरिक्ष में चलने वाली असंख्य व्यक्तियों की असंख्य विचार तरंगे अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित करेंगी और वो स्वयं दूसरों को अपनी मन तरंगों से प्रभावित करेगा। ये भी सामाजिक आदान प्रदान हुआ। व्यक्ति का शरीर निर्वाह एवं विकास समाज पर आश्रित है और अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति मस्तिष्क स्वतंत्र दिखने पर भी वो समष्टि मस्तिष्क का एक अंग है। समूह मस्तिष्क के अस्तित्व और उसके व्यक्ति मस्तिष्क के साथ आदान प्रदान की बात अब दिन दिन अधिक स्पष्ट और अधिक प्रामाणिक बनती चली जा रही है। मनुष्य का अचेतन मन अत्यधिक अद्भुत और रहस्यमय होने की बात तथ्य रूप में स्वीकार कर ली गई है। चेतन मन की बुद्धि क्षमता उसकी तुलना में अति तुच्छ है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में मनुष्यों के छोड़े हुए विचार और उनके आदान प्रदान की जानकारी भी ऐसी ही उथली और कम महत्व की समझी जाने लगी है और रहस्यमय उस प्रवाह को माला जाने लगा है जो समष्टि की अचेतन चेतना से संबद्ध है। मानवीय चेतना मोटे तौर से शरीर निर्वाह एवं अहंता की तुष्टि तथा विस्मृति में संलग्न हलचल मात्र दृष्टिगोचर होती है। उसका प्रयोजन शरीर को सुखी तथा सक्रिय बनाए रहना भर प्रतीत होता है। लगता है शरीर मुख्य है और उसकी तृप्ति,
पुष्टि, सुरक्षा एवं प्रगति के लिए सरंजाम जुटाने भर के लिए उसका सृजन एवं उदय हुआ है। आमतौर से ऐसा ही समझा जाता है। उपयोग भी इसी स्तर पर होता है। मस्तिष्क का शरीर सुख के लिए जितना अधिक उपयोग हो सके उतनी ही उसकी सफलता एवं सार्थकता मानी जाती है। गहराई में उतरने पर बात कुछ दूसरी ही दृष्टिगोचर होती है। मस्तिष्क चेतना के वास का केंद्रीय शक्ति संस्थान है। यहां ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जीव चेतना का मिलन संगम होता है और उस आदान प्रदान के आधार पर प्राणी जगत को अनेकानेक सुविधाएं एवं संवेदनाएं उपलब्ध होती हैं। ये मस्तिष्कीय केंद्र इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसके माध्यम से पिंड और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव एवं लाभ आश्चर्यजनक मात्रा में उपलब्ध किया जा सकता है। हमें सामान्य जानकारियां इंद्रिय शक्ति के आधार पर मिलती हैं, पर यदि प्रसुप्त अतीन्द्रिय शक्ति को जागृत किया जा सके तो व्यापक ब्रह्मांड सत्ता के साथ अपना संपर्क जुड़ सकता है और ससीम से असीम स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। इस विश्व में जड़ और चेतना की द्विधा अपने अपने नियत प्रयोजनों में संलग्न है। उनका वैभव भी महासमुद्र की तरह है, जिसके किनारे पर बैठकर मनुष्य ने सीप और घोंगे ही ढूंढे हैं। प्रकृत परमाणुओं में और जीवाणु घटकों में जो सामर्थ्य तथा चेतना विद्यमान है, उसका बहुत छोटा अंश ही जानना, हथियाना संभव हो सका है। सब कुछ पाना खींचतान से, छीना झपटी से नहीं, उसमें घुल जाने से ही संभव हो सकता है। समुद्र के पानी को कोई घड़ा कितनी मात्रा में अपने में भर सकेगा? संपूर्ण समुद्र के साथ एकता स्थापित करनी हो तो घड़े को अपना जल समुद्र में मिला देना पड़ेगा, तभी तुच्छता की सुविस्तृत स्थिति में अनुभव कर सकना संभव होगा। योग साधना का प्रयोजन अपनी ससीमता को असीमता के साथ जोड़ देना है। इस प्रयोजन में जितनी ही सफलता मिलती जाती है, उतनी ही मात्रा में मनुष्य उस वैभव पर आधिपत्य जमाता जाता है, जिसके प्रभाव को हम जड़ चेतन जगत में अपने चारों ओर फैला हुआ देखते हैं। सीमाबद्ध स्थिति में हम तुच्छ और दरिद्र होते हैं, पर असीम के साथ जुड़ जाने पर महानता प्राप्त करने में कोई कमी नहीं रह जाती। संपन्नता से भरे पूरे भंडार में हमारी भागीदारी जितनी अधिक होती है, उतनी ही अपनी स्थिति भी विभूतिमयी बनती चली जाती है। सिद्ध पुरुषों में देखी गई विशिष्ट क्षमताएं और कुछ नहीं, विराट के साथ उनकी घनिष्ठता का आरंभिक उपहार भर है। बढ़ी चढ़ी स्थिति तो ऐसी बन जाती है जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाता, दोनों समतुल्य ही दिखते हैं। शरीर संस्थान में भी सूक्ष्म ही प्रखर, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सूक्ष्म शक्ति की प्रखरता काम करती देखी जा सकती है। जीवन की गरिमा और सफलता उसके स्थूल वैभव में सन्निहित नहीं है, जैसे कि आम लोगों द्वारा समझी जाती है। उसका वर्चस्व सूक्ष्म चिंतन द्वारा किए गए आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण में सन्निहित है। सद्गुणों की संपदा वो स्वर्ण भंडार है जिसके छोटे छोटे टुकड़ों के बदले प्रचुर मात्रा में मनोरंजक सामग्री खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए शरीर संचालन को ही लेते हैं। लगता है हाथ, पैर, सिर आदि के सहारे ही जीवन यात्रा चल रही है। ऊपरी परत उखड़ने पर पता लगता है कि रक्त, मांस, हड्डी आदि धातुएं प्रधान हैं। पीछे हृदय, फेफड़े, आमाशय, गुर्दे आदि के कल पुर्जे परस्पर मिलजुल कर जिस तरह काम कर रहे हैं, उस तालमेल को देखकर अचंभा होता है। आगे चलकर कोटि कोटि जीवाणुओं की विचित्र गतिविधियां देखकर उसे जादू महल मानना पड़ता है। मोटे तौर पर यह समझा जाता है कि आहार से रक्त बनता है और रक्त की शक्ति से शरीर में गर्मी तथा शक्ति बनी रहती है। पर बारीकी से देखने पर विदित होता है कि आहार को रक्त में परिणत करने वाली एक प्रणाली और भी है, और वही अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भी है। स्वसंचालित नाड़ी संस्थान तथा चेतन अचेतन द्वारा उनके नियंत्रण संचालन की बात भी अब मोटी बात ही रह गई है। मस्तिष्क अचेतन नाड़ी संस्थान को दिशा, प्रेरणा और सामर्थ्य देने वाले केंद्र और भी सूक्ष्म हैं, और उनके निरीक्षण से पता चला है कि शक्ति और अशक्ति के मूल आधार और भी अधिक गहराई में छिपे हुए हैं, और वे पिछले दिनों प्रायः अविज्ञात ही बने रहे हैं। घी, दूध जैसे मोटा बनाने वाले पदार्थों से वंचित व्यक्ति भी जब मोटे होते चले जाते हैं, और चिकनाई तथा पौष्टिक आहार में डूबे रहने वाले भी जब दुबले पतले रहते हैं, तो आहार का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव गलत सिद्ध होता है। इसी प्रकार शरीर में चुस्ती, थकान, सर्दी, गर्मी का बाहुल्य, कद का बहुत छोटा या बहुत बड़ा होना, मंद और तीव्र बुद्धि, हिम्मत और भीरुता, सौंदर्य और कुरूपता जैसी बातें जब स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हुए घटने या बढ़ने लगती हैं, तब भी आश्चर्य होता है कि समुचित सावधानी बरतने पर भी ये अकस्मात ही क्या और क्यों होने लगता है।
ये आधार वे ग्रंथियां हैं जो हार्मोन नामक रसों को प्रवाहित करती रहती हैं और वो रस रक्त में मिलकर संजीवन का काम करते हैं। इन रसों के उत्पादन या प्रवाह में तनिक भी व्यतिक्रम या अवरोध उत्पन्न हो जाए तो शरीर का ही नहीं, मन का भी सारा ढांचा लड़खड़ाने लगता है। साधारणतया आहार विहार का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने वाले निरोग रहते हैं और असंयम बरतने वाले, अखाद्य खाने वाले बीमार पड़ते हैं। बीमारियों के कारण रोग कीटाणुओं के रूप में ऋतु प्रभाव या धातुओं तत्वों के हेरफेर में ढूंढे जाते हैं और उसी आधार पर चिकित्सा की जाती है। पर कई बार इन सब मान्यताओं को झुठलाते हुए ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं कि अप्रत्याशित रूप से शरीर के किन्हीं अवयवों का या प्रवृत्तियों का एकाएक घटना बढ़ना शुरू हो जाता है। कारण ढूंढते हैं तो समझ में नहीं आता। अंधेरे में ढेला फेंकने की तरह कुछ उपचार किया जाता है तो उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। ऐसी परिस्थितियां प्रायः हार्मोन ग्रंथियों में गड़बड़ी आ जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। शरीर के सामान्य अवयवों की संरचना और उनकी कार्य पद्धति का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता आया है, इसलिए रोगों के कारण और निवारण के संबंध में काफी प्रगति भी हुई है। पर ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की आश्चर्यचकित करने वाली हरकतें जब से सामने आई हैं, तब से चिकित्सा विज्ञानी स्तब्ध रह गए हैं। प्रत्यक्षतः शरीरगत क्रियाकलाप से इनका कोई सीधा उपयोग नहीं है। वे किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती हैं और वहीं से तनिक सा स्त्राव बहा देती हैं। वह स्त्राव भी पाचन अंगों द्वारा नहीं, सीधा रक्त से जा मिलता है और अपना जादू जैसा प्रभाव छोड़ता है। हार्मोन शरीर और मन पर कितने ही प्रकार के प्रभाव डालते और परिवर्तन करते हैं। उनमें से एक परिवर्तन काम वासना का मानसिक जागरण और यौन अंगों की प्रजनन क्षमता भी सम्मिलित है। छोटी उम्र के लड़के और लड़कियां लगभग एक जैसे लगते हैं। कपड़ों से, बालों से उनकी भिन्नता पहचानी जा सकती है, अन्यथा वे साथ साथ हंसते, खेलते, खाते हैं। कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता। पर जब 12 वर्ष से आयु ऊपर उठती है तो दोनों में काफी अंतर अनायास ही उत्पन्न होने लगता है। लड़के की आवाज भारी होने लगती है, होठों के बाल काले होने लगते हैं और कोमल अंग कठोर होने लगते हैं। लड़कियां शर्माने लगती हैं, उनके कुछ अंग में उभार आने लगते हैं और नए किस्म की इच्छाएं तथा कामनाएं मन में घुमड़ने लगती हैं। ये हार्मोन स्त्रावों की करतूत है। वे समय समय पर ऐसे उठते जगते हैं मानो किसी घड़ी में अलार्म लगाकर रख दिया हो अथवा टाइम बॉम्ब को समय के कांटे के साथ फिट करके रखा हो। यौवन उभार के संबंध में इन्हीं के द्वारा सारा खेल रचा जाता है। अन्य सारा शरीर अपने ढंग से ठीक काम करता रहे, पर यदि इन हार्मोन ग्रंथियों का स्त्राव न्यून हो तो यौवन अंग ही विकसित न होंगे, और यदि किसी प्रकार विकसित हो भी जाएं तो उनमें वासना का उभार नहीं होगा, न कामेच्छा जागृत होगी, न उस क्रिया में रुचि होगी। संतानोत्पादन तो होगा ही कैसे। साधारणतया कामोत्तेजना का प्रसंग 15-16 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 60 वर्ष पर जाकर लगभग समाप्त हो जाता है। स्त्रियों का मासिक धर्म बंद हो जाने पर लगभग 50 वर्ष की आयु में उनकी वासनात्मक शारीरिक क्षमता और मानसिक आकांक्षा दोनों ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार 60 वर्ष पर पहुंचते पहुंचते पुरुष की इंद्रियां एवं आकांक्षाएं भी शिथिल और समाप्त हो जाती हैं। ये सामान्य क्रम है, पर कई बार हार्मोनों की प्रबलता इस संदर्भ में आश्चर्यजनक अपवाद प्रस्तुत करती है। बहुत छोटी आयु के बच्चे भी न केवल पूर्ण मैथुन में वरन सफल प्रजनन में भी समर्थ देखे गए हैं। उसी प्रकार शताधिक आयु हो जाने पर भी वृद्ध व्यक्तियों में इस प्रकार की युवावस्था जैसी परिपूर्ण क्षमता पाई गई है। लिंग भेद से संबंधित हार्मोनों में गड़बड़ी पड़ जाए तो नारी को मूछें निकल सकती हैं, पुरुष बिना मूछ का हो सकता है तथा दोनों की प्रवृत्तियां भिन्न लिंग जैसी हो सकती हैं। नारी पुरुष की तरह कठोर व्यवहार करने वाली और नर जनखों जैसे स्त्री स्वभाव का हो सकता है। यौन आकांक्षाएं भी विपरीत वर्ग जैसे हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो इन हार्मोनों का उत्पाद ऐसा हो सकता है कि प्रजनन अंगों की बनावट ही बदल जाए। ऐसे अनेक ऑपरेशनों के समाचार समय समय पर सुनने को मिलते रहते हैं, जिनमें नर से नारी की और नारी से नर की जननेंद्रियों का विकास हुआ है और फिर शल्य क्रिया द्वारा उसे तब तक के जीवन की अपेक्षा भिन्न लिंग का घोषित किया गया। इसी नई परिस्थिति के अनुसार उन्होंने साथी ढूंढे, विवाह किए और गृहस्थ बसाए। लिंग परिवर्तन की घटनाओं में यही होता है। मनुष्य की आकांक्षाएं और अभिरुचियां जिधर गतिशील होती हैं, उसी तरह की लिंग मनोभूमि बनती चली जाती है। कोई नारी यदि नर के प्रति अत्यधिक आसक्त होती है, उसी के सानिध्य एवं चिंतन में निरत रहती है, तो उसका अंतःकरण उसी ढांचे में ढलता और तादात्म्य में होता चला जाएगा। कालांतर में वो आकांक्षा उसे स्वयं नर के रूप में परिणत कर सकती है।
इसी प्रकार कोई नर यदि नारी के चिंतन और सानिध्य में अतिशय रुचि लेता है तो उसकी चेतना नारी वर्ग में परिणत होने लगेगी और वो उस प्रवृत्ति की तीव्रता के अनुरूप देर में या जल्दी लिंग परिवर्तन कर लेगा। इसमें एकाध जन्म की देरी भी हो सकती है। लिंग की ऐसी घटनाओं में जिनमें नारी नर के रूप में या नर नारी के रूप में परिणत किए गए, उनमें शारीरिक या मानसिक कारण नहीं होते, वरन अंतः चेतना का गहन स्तर कारण शरीर ही इस प्रकार की पृष्ठभूमि विनिर्मित करता है। नपुंसक वर्ग भी ऐसी ही स्थिति है। इसे परिवर्तन का मध्य स्थल कह सकते हैं। समलिंगी आकर्षण से लेकर सहवास तक की अनेक घटनाएं देखने सुनने में आती रहती हैं। इसमें भी वो अतृप्त आंतरिक आकांक्षा ही उभरती है। दो नारी यदि नर रूप में विकसित हो रही होंगी तो उनमें नर के प्रति आकर्षण की विद्यमान मात्रा स्त्री रति की अपेक्षा पुरुष रति में रस एवं तृप्ति अनुभव करेगी और उनमें परस्पर घनिष्ठता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार दो नर यदि नारी रूप में विकसित हुए हैं तो उनका पूर्वाभ्यास नारी के प्रति आकर्षण बनाए रहेगा और वे दो नारियां परस्पर मिलन का अधिक आनंद अनुभव करेंगी। ये विपर्य दोनों कारणों से हो सकता है। विकसित होती हुई आकांक्षा भी अपनी अतृप्ति का समाधान कर सकती है। इसी प्रकार विकास आगे चल पड़ा है। शरीर बदल गए हैं, पर पूर्व मनोवृत्ति में भिन्न लिंग के संस्कार अभी भी प्रबल हैं, तो वे भी बार बार वैसी ही उमंगे उठाकर समलिंगी संपर्क में अधिक आकर्षण अनुभव कर सकते हैं। गत वर्ष यूरोप में ऐसे विवाहों को अदालत द्वारा भी मान्यता मिल चुकी है, जिनमें पति पत्नी दोनों या तो नर ही थे या नारी ही नारी। यूं ऐसे प्रसंग निजी और अप्रकट रूप से चलते तो रहते हैं, पर पिछली न्यायिक परंपराएं तोड़कर जिन्हें कानूनी मान्यता मिली हो, ऐसे विवाह गत वर्ष ही सर्वसाधारण के सामने आए हैं। काम वासना को ही लें। पुराने जमाने में भस्में तथा रसायनें खिलाकर मृत या स्वल्प कामेच्छा को पुनर्जागृत करने का प्रयत्न किया जाता था। ये प्रयास भी नशे से उत्पन्न क्षणिक उत्तेजना जैसी ही सिद्ध हुई। जब से हार्मोन प्रक्रिया का ज्ञान हुआ है, तब से यौन ग्रंथियों के रसों को पहुंचाने से लेकर बंदर एवं कुत्ते की ग्रंथियों का आरोपण करने तक का क्रम बराबर चल रहा है। आरंभ में उससे तत्काल लाभ दिखता है, पर वो बाहर का आरोपण देर तक नहीं ठहरता। भयंकर ऑपरेशनों के समय रोगी को अन्य व्यक्ति का रक्त दिया जाता है, वो शरीर में 3-4 दिन से अधिक नहीं ठहरता। शरीर यदि नया रक्त स्वयं बनाने लगे तो ही फिर आगे की गाड़ी चलती है। इसी प्रकार आरोपित स्राव अथवा रस ग्रंथियां तत्काल ही लाभ दिखावेंगी। यदि उस उत्तेजना से अपनी ग्रंथियां जागृत होकर स्वतः काम करने लगें तो ही कुछ काम चलेगा, अन्यथा वो बाहरी आरोपण की फुलझड़ी थोड़ी देर चमक दिखाकर बुझ जाएगी। अब तक के बाहरी आरोपण के सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं। कुछ सप्ताह का चमत्कार देख लेने के अतिरिक्त उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध न हुआ। सन 1876 में एक वृद्ध डॉक्टर ब्राउन सेक्वार्ड ने घोषणा की कि उसने कुत्ते का वृषण रस अपने शरीर में पहुंचाकर पुनः यौवन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। 72 वर्षीय इस डॉक्टर की ओर अनेक चिकित्सा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उसकी घोषणा को सच पाया, लेकिन यह सफलता स्थिर न रह सकी। वे कुछ ही दिन बाद पुनः पुरानी स्थिति में आ गए। इंग्लैंड के डॉक्टर मूरे ने थायरेक्सिन का प्रयोग एक थायराइड विकारग्रस्त रोगिणी पर किया। दवा का असर बहुत थोड़े समय तक रहता था। कुछ वर्ष जीवित रखने के लिए एक एक करके 870 मेड़ों की ग्रंथियां निचोड़कर उसे आए दिन लगानी पड़ती थीं। इस पर धक्का मुक्की करके ही उसकी गाड़ी कुछ दिन और आगे धकेली जा सकी। शरीर शास्त्रियों ने इस अद्भुत निरंकुश को ढूंढने का प्रयत्न किया तो उनकी पकड़ में अंतःस्त्रावी ग्रंथियां आ गईं। इनमें 6 प्रधान हैं, कई उप प्रधान हैं। इनमें तनिक तनिक से रस स्रवित होते रहते हैं और वे रेंग कर रक्त में जा मिलते हैं। इन्हें हार्मोन कहते हैं। इनके भी कई भेद उपभेद ढूंढे गए हैं। इतना सब होते हुए भी यह आश्चर्य का ही विषय है कि इनमें आखिर ऐसा क्या जादू है जो शरीर की सामान्य व्यवस्था में इतनी भयानक उलट-पुलट वे करके रख देते हैं। स्वास्थ्य के साधारण नियमोपनियम एक ओर और इनकी मनमानी एक ओर, तथा इस रस्साकशी में सामान्य व्यवस्था लड़खड़ा जाती है और इन हार्मोनों की मनमानी जीतती है। इन स्रावों का रासायनिक विश्लेषण करने पर वे सामान्य स्तर के ही सिद्ध होते हैं। उनमें कुछ ऐसी अनहोनी मिश्रित नहीं दिखती जिससे ऐसे उथल पुथल भरे परिणाम होने चाहिए। पर चाहिए को ताक पर रखकर जो होता है सामने आता है तो बुद्धि चकरा जाती है और इस अंधाधुंधी में हाथ पर हाथ डालकर बैठना पड़ता है। अंतःस्रावों की भेद उपभेद की दृष्टि से संख्या भी बढ़ती जा रही है, पर साधारणतया उनमें से 6 प्रमुख हैं: पीयूष ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि। शरीर का आकार सामान्य रखने या उसे असाधारण रूप से घटा या बढ़ा देने का
एकाएक भारी हेरफेर उत्पन्न कर देने का कारण मस्तिष्क स्थित पीयूष ग्रंथि ही है। उसमें जहां बाल की नोक की बराबर अंतर पड़ा कि शरीर में वैसी ही विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सर्जन डॉक्टर हार्वे कुशिंग ने एक पिल्ले की पीयूष ग्रंथि निकाल दी। बस फिर वो बढ़ा ही नहीं, सदा के लिए पिल्ला ही बना रह गया। चूहों के बच्चे पीयूष ग्रंथि रहित किए गए तो वे बढ़िया से बढ़िया भोजन देने पर भी उतने ही छोटे बने रहे। न उनका कद बढ़ा और न वजन में रत्ती भर अंतर आया। बूढ़े होने तक वे बच्चे ही बने रहे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के सर्जन फिलिप स्मिथ ने एक चूहे की पीयूष ग्रंथि दूसरे में फिट कर दी तो दूने हार्मोन बढ़ने से वो चूहा असाधारण रूप से बढ़ा और अपने साथियों की तुलना में 3 गुना दैत्य जैसा हो गया। हार्मोन ग्रंथियों में अंतर आने से शरीर का विकास असाधारण रूप से रुक सकता है और आश्चर्यजनक रीति से बढ़ सकता है। 25 इंच ऊंचा आदमी टाम थंब और 24 इंच ऊंची स्त्री लेवोनिया लोगों की दृष्टि में आश्चर्यजनक थे, पर ये हार्मोन ग्रंथियों की एक मामूली सी उलटपुलट मात्र है। टाम थंब जन्म के समय 6 पाउंड 2 औंस था, पर न जाने क्या हुआ कि आशा के विपरीत वो जहां का तहां रह गया। बाजीगरों का धंधा करता था। उसने अपने ही जैसी बौनी लड़की भी ढूंढ निकाली। उससे शादी करके अपने व्यवसाय को और भी अधिक आकर्षक बनाया। उनका ये पलड़ा दूसरी तरफ झुक जाए तो फिर लंबाई ही लंबाई बढ़ती चली जाएगी। 8 फुट 11 इंच ऊंचा आदमी रॉबर्ट बार्डली ताड़ के पेड़ जैसा लगता था। पलामू बिहार में 7.5 फुट ऊंचा तिलवर नामक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले तक लोगों का ध्यान अपनी अनोखी लंबाई की ओर खींचता रहता था। रूस का शासक जार पीटर स्वयं लंबे कद का था। उसे लंबे आदमी बहुत पसंद थे। उसका एक प्रिय लंबा सार्जन जब मरा तो जार ने उसके अस्थि पिंजर को कुंस्टकेयर के संग्रहालय में सुरक्षित रखने का आदेश दिया। तब से वो रखा ही हुआ था। अब 200 वर्ष बाद एक्स किरणों की सहायता से उस कंकाल की असाधारण लंबाई का कारण खोजा गया है, तो उसमें पीयूष ग्रंथि से अधिक स्राव होना ही कारण पाया गया है। सिकंदरिया में एक ऐसा बौना मनुष्य था जिसकी ऊंचाई केवल 17 इंच थी। उसका नाम था अलीपियस। उसे वहां के अमीर बिल्कस ने अपने मेहमानों के मनोरंजन के लिए अपने पास रखा था और उसे कभी कभी तोते के पिंजड़े में बंद करके इधर उधर ले जाया करता था। ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनसिनाटी नगर में एक लड़की थी, कुमारी फैनी माइल्स। सन 1880 में जन्मी। इसके और सब अंग तो साधारण थे, पर पैरों के पंजे असाधारण रूप से लंबे थे। उनकी लंबाई 2-2 फुट थी। उसकी इस विचित्रता से सभी डरते थे और कोई उससे विवाह करने के लिए तैयार न हुआ। डेट्रॉयट मिशिगन अमेरिका का एक नागरिक एल्फ्रेड लैंजवेन एक अनोखी शारीरिक विशेषता से संपन्न था। जिस प्रकार दूसरे लोग नथुनों से सांस लेते हैं वह आंखों से ले सकता था और छोड़ सकता था। परीक्षा के तौर पर वह जलता दीपक और मोमबत्तियां मुंह और नाक बंद करके मात्र आंखों से देखकर बुझा देता था। फेड पैडजेल की आवाज इतनी बुलंद थी कि जब वे गरज कर बोलते तो उनकी कही हुई बात 3 मील तक सुनी जा सकती थी। हिप्पोक्रेट्स ने इस तरह की विपरीत वर्गीय कुछ घटनाएं देखी थीं और उनका कारण समझने का प्रयत्न किया था। चिकित्सक प्लिनी में एक ऐसे 7 वर्ष के लड़के का वर्णन लिखा है जो लैंगिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो गया था। 8 जनवरी सन 1910 को 2 चीनी बच्चों ने सामान्य बालकों को जन्म दिया, जिसमें माता की उम्र 8 वर्ष और पिता की 6 वर्ष की थी। संसार में ये सबसे छोटे माता पिता हैं। अमीय फोकईन प्रांत का ये कृषक परिवार साध नाम से पुकारा जाता है। इस परिवार में ऐसे ही बाल प्रजनन के और भी उदाहरण होते हैं। कलावार में भी कुछ समय पूर्व ऐसी ही घटना घटित हुई थी। वहां एक्री नामक एक नीग्रो की 8 वर्षीय पत्नी ने 8 वर्ष 4 मास की आयु में ही प्रसव किया और एक बालिका को जन्म दिया। आश्चर्य ये और देखिए कि वह बच्ची भी अपनी मां की तरह 8 वर्ष की आयु में ही मां बन गई। इस प्रकार उमेजी को 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते दादी बनने का अवसर प्राप्त हो गया। सूडान में अभी कुछ वर्ष पूर्व 9 वर्ष की लड़की मां बनी है। उसका पति 10 वर्ष का है। यह समाचार कुछ ही दिन पूर्व प्रायः सभी समाचार पत्रों में छपा था। जोरा आगा नामक टर्की के एक दीर्घजीवी वृद्ध पुरुष की आयु सन 1727 में 153 वर्ष की थी। उस समय उसने अपना 11वां विवाह किया था। उससे पूर्व 10 स्त्रियों और 27 बच्चों को वह अपने हाथों कब्र में सुला चुका था। उसके जीवित बच्चे 70 से ऊपर थे। अंतःस्रावी ग्रंथि में गड़बड़ी। गले के पास थायराइड नामक ग्रंथि है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता और रक्त में सम्मिलित होता रहता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। मस्तिष्क कुंद हो जाता है। त्वचा और केशों में रूक्षता छाई रहती है।
होंठ और पलक लटक जाते हैं। शरीर थुलथुला हो जाता है। उंगली गाड़ने से गड्ढा बनने लगता है। थकान छाई रहती है। ठंड अधिक सताती है। यदि ये ग्रंथि बढ़ जाए तो गला मोटा होने लगता है। घेंघे की शिकायत खड़ी हो जाती है। आहार विहार सब कुछ ठीक रहने पर भी ये ग्रंथि सूखने या बढ़ने लग सकती है। इस महत्वपूर्ण किंतु अनियंत्रित ग्रंथि में गड़बड़ी क्यों पड़ती है, ये खोजते हुए शरीर शास्त्री सिर्फ इतना जान सके हैं कि आयोडीन की कमी पड़ने से ऐसा होता है। वे कहते हैं भोजन में कम से कम 20 माइक्रोग्राम आयोडीन होनी चाहिए। समुद्री जल, समुद्री नमक, समुद्री घास पात, समुद्री मछली में वे आयोडीन का बाहुल्य बताते हैं। ये सब करने पर भी बहुत बार निराश ही होना पड़ता है। श्वास नली के ऊपरी भाग को ढके हुए गहरे लाल रंग की 2 पत्तियों वाली तितली नुमा ये थायराइड ग्रंथि तब भी काबू में नहीं आती। अन्वेषकों ने इस ग्रंथि के गहर में कोलाइड नामक एक पीला प्रोटीन और ढूंढ निकाला और अनुमान लगाया कि शायद यही थायरॉक्सिन को प्रभावित करता हो, पर यह निष्कर्ष भी गलत ही निकाला। थायराइड में सिकुड़न आ जाने से चमड़ी शुष्क रहने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और रूखे हो जाते हैं। उनकी चिकनाई और मुलायमी नष्ट होती जाती है। उभरी हुई आंखें, लटके हुए होंठ, याददाश्त की कमजोरी, मोटी चमड़ी, मांस में उंगली दबाने से गड्ढा जैसा बन जाना जैसी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। शरीर में बेहद थकान, मस्तिष्क में जड़ता, याददाश्त घटना, उदासी, किसी भी काम में मन न लगना जैसी शिकायतें अकारण ही पैदा होने लगे तो उसका कारण थायराइड से प्रभावित होने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन की कमी पड़ना समझना चाहिए। इस कमी के कारण शरीर में ऑक्सीजन सोखने की शक्ति घट जाती है। स्वच्छ हवा मिलने पर भी वो उसका लाभ नहीं उठा पाता। ऑक्सीजन की कमी से उपरोक्त उपद्रव खड़े होते और बढ़ते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए दूसरे प्राणियों की थायराइड का सत्व प्रवेश कराया गया। उसका तालमेल भी नहीं बैठा। कृत्रिम थायरॉक्सिन बनाने के लिए डॉक्टर E.C. कैंडाल और हैरिंगटन बार्गन नामक अंग्रेज ने भारी प्रयत्न किया और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आयोडीन के सम्मिश्रण से उसे बना भी लिया। देखने में समतुल्य होने पर भी वो उस कमी को पूरी न कर सका। आयोडीन नमक में मिलाकर खिलाने का भी प्रयोग बहुत चला, पर वो भी कुछ स्थायी प्रभाव न दिखा सका। ये छोटी सी गांठें उपेक्षित सी एक कोने में पड़ी थी। इनका कार्य ठीक तरह समझ में नहीं आता था। पीछे वे बड़ी महत्वपूर्ण मालूम हुई। उनके द्वारा स्रवित होने वाला रस एड्रेनलिन कहा जाने लगा। भय या खतरे के समय पाचन यंत्र ठप हो जाते हैं और उस ओर लगी हुई शक्ति का सामना करने के लिए असाधारण शक्ति उत्पन्न करना आरंभ कर देती है। दिल जोरों से धड़कता है, श्वास तेज चलता है, रक्त की चाल बढ़ जाती है, ताकि उस शक्ति के आधार पर शरीर उस संकट का सामना करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने में, लड़ने या भागने में समर्थ हो सके। श्वास नली चौड़ी हो जाती है ताकि अधिक हवा फेफड़ों में भरी जा सके। रक्त में शर्करा बढ़ जाती है ताकि शक्ति के लिए आवश्यक ईंधन जुट सके। खतरे का सामना करने के लिए इस प्रकार हर अवयव अपनी क्षमता को तीव्र करता है। मांसपेशियां तन जाती हैं, समस्त शरीर उत्तेजित दिखता है। चेहरा लाल हो जाने के रूप में इस बढ़ी हुई शक्ति को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जहां तक खोज का विषय है, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों का, उनसे प्रवाहित होने वाले रस का स्वरूप तो समझ लिया गया है और उनका रासायनिक विश्लेषण कर लिया गया है, पर उनकी असाधारण महत्ता और असाधारण हरकत का कुछ कारण नहीं जाना जा सका। इतना ही नहीं, उनके नियंत्रण का भी कोई उपाय हाथ नहीं लगा है। ये मोटा और भोंडा तरीका है कि उसी स्तर के रसायन बाहर से पहुंचाकर उन स्रावों की कमी बेशी के परिणामों को रोकने का प्रयत्न किया जाए। इतना ही बन पड़ा है सो किया भी गया है। अन्य जीवों से प्राप्त करके अथवा रासायनिक पद्धति से विनिर्मित करके उन रसों को व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर ये प्रयत्न किया जाता है कि विकृतियों पर नियंत्रण किया जाए। उसका लाभ होता तो है, पर रहता क्षणिक ही है। भीतर का उपार्जन बंद हो जाए तो बाहर से पहुंचाई मदद कब तक काम देगी। इसी प्रकार जमीन फोड़कर कोई स्रोत निकल रहा हो तो उसे एक जगह से बंद करने पर दूसरे छेद से फटेगा। ये तो तात्कालिक या क्षणिक उपचार हुआ। बात तब बनती है जब उत्पादन के केंद्र स्वतः ही अपने स्रावों को घटा या बढ़ा लें।
उपचार का उद्देश्य तो तभी पूरा हो सकता है, पर ये स्थिति हाथ आ नहीं रही है। शरीर शास्त्रियों के सारे प्रयत्न अब तक निष्फल ही रहे हैं और आगे भी इनकी अद्भुत संरचना और कार्य पद्धति को देखते हुए अधिक आशा नहीं बंधती। ओछी भावनाएं अंतरात्मा में जमी हों और छोटा बनाने वालों पर बड़प्पन के संस्कार जम जाएं तो शरीर को ही नहीं मस्तिष्क को भी बड़ा बनाने वाले हार्मोन उत्पन्न होंगे। इंद्रिय भोगों में आसक्त अंतः भूमिका अपनी तृप्ति के लिए कामोत्तेजक अंतःस्रावों की मात्रा बढ़ाती है। विवेक जागृत हो और विषय भोगों की निरर्थकता एवं उनकी हानियों को गहराई से समझ लिया जाए तो उन हार्मोनों का प्रवाह सहज ही कुंठित हो जाता है। इसी प्रकार वियोग, विश्वासघात, अपमान जैसे आघात अंतःकरण की गहराई तक चोट पहुंचा दे तो युवावस्था में भी भले चंगे हार्मोन स्रोत सूख सकते हैं। इसके विपरीत यदि रसिकता की लहरें लहराती रहें तो वृद्धावस्था में भी वे यथावत गतिशील रह सकते हैं। जन्मांतरों की रसानुभूति बाल्यावस्था में भी प्रबल होकर उस स्तर की उत्तेजना समय से पूर्व ही उत्पन्न कर सकती है। काम क्रीड़ा शरीर द्वारा होती है, कामेच्छा की मन में उत्पत्ति होती है, पर इन हार्मोनों की जटिल प्रक्रिया न शरीर से प्रभावित होती है और न मन से। उसका सीधा संबंध मनुष्य की अंतर चेतना से है। इसे आत्मिक स्तर कह सकते हैं। जीवात्मा में जमे काम बीज जिस स्तर के होते हैं तदनुरूप शरीर और मन का ढांचा ढलता और बनता बिगड़ता है। हार्मोनों को भी प्रेरणा उत्तेजना वहीं से मिलती है। पीनियल ग्रंथि भ्रू मध्य भाग में है, जहां देवताओं का तीसरा नेत्र बताया जाता है। प्राचीन काल में ऐसे प्राणी भी थे जिसके मस्तिष्क में सचमुच एक अतिरिक्त तीसरी आंख और भी होती थी, जिससे वे बिना गर्दन मोड़े पीछे के दृश्य भी देख सकें। अभी भी अफ्रीका में कुछ ऐसी छिपकलियां देखी गई हैं जिनके सिर पर कॉर्निया रेटिना लेंस युक्त पूरी तीसरी आंख होती है। धान के दाने की बराबर धूसर रंग की इस छोटी सी ग्रंथि में आश्चर्य ही आश्चर्य भरे पड़े हैं। जिन चूहों में दूसरे चूहों की पीनियल ग्रंथि का रस भरा गया वे साधारण समय की अपेक्षा आधे दिनों में ही यौन रूप में विकसित हो गए और जल्दी बच्चे पैदा करने लगे। समय से पूर्व उनके अन्य अंग भी विकसित हो गए, पर इस विकास में जल्दी भर रही, मजबूती नहीं आई। काम दहन की शिवजी की कथा की इस हार्मोन से संगति अवश्य बैठती है, पर अंतःकरण की रुझान जिस स्तर की होगी, शरीर और मन को ढालने के लिए हार्मोनों का प्रवाह उसी दिशा में बहने लगा। हार्मोन स्रावों की घटोत्तरी बढ़ोतरी का आहार विहार से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसी प्रकार उनका सचेतन मन से भी कोई संबंध अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका। इसी प्रकार आनुवंशिकी विज्ञान में पैतृक जीनों से भी उनकी कुछ संगति नहीं बैठती। अचेतन मन से कोई संग्रहित संस्कार उन्हें प्रभावित करता हो, ऐसी भी तुक किसी प्रकार नहीं बैठती। फिर अकारण इन अंतःस्रावों की अकस्मात क्यों घटोत्तरी बढ़ोतरी आरंभ हो जाती है? इसका यथार्थ कारण ढूंढना हो तो हमें अधिक गहराई तक जाना पड़ेगा। इसके आधार मनुष्य की सूक्ष्मतम चेतना से संबंधित हैं। मनुष्य की सूक्ष्म चेतना से संबद्ध मनुष्य 3 भागों में विभक्त है। एक भाग वह जो भौतिक पदार्थों का, पंच तत्वों का बना है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, जिस पर आहार विहार का प्रभाव पड़ता है और जिसका उपचार औषधियों अथवा उपकरणों से किया जाता है। दूसरा भाग वह जिसे मन, मस्तिष्क अथवा अचेतन कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर है। चिंतन एवं वातावरण का इन पर प्रभाव पड़ता है। तर्क, विवेक, विचार विनिमय, भावोत्तेजन जैसे उपायों से इसे विकसित किया जाता है। नशीले तथा दूसरे प्रकार के रसायन भी इसे प्रभावित करते हैं। आहार का एवं क्रियाकलाप का भी इस पर असर पड़ता है। मनोविज्ञान, मस्तिष्कीय विद्या आदि के माध्यम से इसे परिष्कृत संतुलित किया जाता है। तीसरा भाग इन दोनों से ऊपर है, जिसे कारण शरीर, लिंग शरीर, हृदय, अंतःकरण, आत्मचेतना आदि नामों से पुकारते हैं। इसका संबंध मनुष्य की आस्था, श्रद्धा, आकांक्षा, भावना एवं अहंता से है। उस स्तर के पाप पुण्य वहां छाए रहते हैं और इन्हीं के आधार पर जीव की अंतरंग सत्ता का प्रकटीकरण होता है। हार्मोन इसी स्तर की स्थिति में प्रभावित होते हैं। इसीलिए यदि उन्हें चाहें तो संचित प्रारब्ध अथवा संग्रहित संस्कार भी कह सकते हैं। यह संचय इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्मों का भी। परिवर्तन एवं उपचार इस स्तर की स्थिति का भी हो सकता है, पर वे प्रयत्न होने उसी प्रकार के चाहिए जो आंतरिक सत्ता की गहराई तक प्रवेश कर सकें और अपना प्रभाव उस पृष्ठभूमि तक उतार सकें। क्या हार्मोन क्षेत्र पर नियंत्रण हो सकता है?
क्या उनकी विकृत गतिविधियों को संतुलित किया जा सकता है? क्या इच्छा या आवश्यकता के अनुरूप इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है? इसका उत्तर हाँ में दिया जा सकता है, पर यह समझ लेना चाहिए कि इसके लिए प्रयास वे करने पड़ेंगे जो अंतःचेतना को गहराई तक प्रभावित करते हैं। शारीरिक आहार विहार या मानसिक तर्क वितर्क या उपचारों के द्वारा उस गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता जहां इन हार्मोनों का मूलभूत उद्गम है। केवल आध्यात्मिक साधनाओं का मार्ग ही ऐसा है जो शरीर और मन को प्रभावित करके हार्मोनों को ही नहीं और भी कितने ही महत्वपूर्ण आधारों में हेरफेर करके मनुष्य को सामान्य से असामान्य बना सकता है। आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा इसलिए संभव है कि इस विज्ञान दृष्टि में संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड एक अविभक्त और एक रस सत्ता है। सागर की एक बूंद में भी वही विशेषताएं होती हैं जो सागर की अगाध जल राशि में विद्यमान रहती हैं। वस्तुतः अध्यात्म की दृष्टि से यह तुलना भी पूरी तरह संगत नहीं बैठती। अध्यात्म के विषय को भौतिक उपमाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता। मनीषियों का तो यह कहना है कि जो अणु में है वही विभु में है। इतना ही नहीं, अणु ही विभु है, क्योंकि अणु कहने के लिए भी तो एक विभाजन परिधि खींचनी पड़ेगी। जब सारा जगत ही उस एक तत्व से संव्याप्त है तो विभाजन रेखा खींचने के लिए भी कौन सा रिक्त स्थान बचता है? इस तथ्य को समझने और हृदयंगम करने के बाद मनुष्य के लिए कोई शोक संताप नहीं रह जाते।